everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. So, in this video, I will discuss with you Herbert's theory on lesson planning. आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, जो कि उन्होंने पाठ योजना से जुड़ी हुई एक प्रणाली दी है। तो सबसे पहले जो प्रणाली दी थी पाठ योजना से संबंधित, वो सबसे पहले हर्बर्ट ने ही दी थी और उनकी ही पाठ योजना के बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले हम पाठ योजना के बारे में छोटा सा मैं अपने शब्दों में आपको बता दूं कि पाठ योजना क्या है। तो आप शायद जानते होंगे कि योजना जो है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है ईयर प्लानिंग। तो ईयर प्लानिंग में क्या होता है, कितनी छुट्टियां होनी है साल भर में, कौन कौन से डेज में छुट्टियां पड़ रही हैं, और ये सारी चीजें, मतलब कितने टाइम पे एग्जाम्स होंगे, ये सारी चीजें जो है वो ईयर प्लानिंग के तहत आती हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है यूपी यानी कि यूनिट प्लानिंग। यूनिट यानी कि इकाई से रिलेटेड, कौन सी इकाई कितने दिनों में समाप्त करनी है, कौन सी इकाई हमें पहले पढ़ानी है, कौन सी बाद में पढ़ानी है, ये आता है यूपी के अंदर यानी यूनिट प्लानिंग के अंदर। और फिर सबसे बाद में आता है लेसन प्लानिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेसन प्लानिंग क्या होता है? लेसन प्लानिंग जो है वो टीचर्स बनाते हैं डेली बेसिस पर, यानी बच्चे को क्या टॉपिक पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, क्या क्या चीजें यूज करनी है, ये सारी चीजें जो है वो लेसन प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। यानी डेली बेसिस पे कौन सा पीरियड कितने ड्यूरेशन का है, क्या क्या पढ़ाना है, कौन से चीजों को डिस्कस करना है, ये सारी चीजें ही लेसन प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो लेसन प्लानिंग ही बनाते हैं। तो आप जानते हैं हर्बर्ट की पाठ्य योजना के बारे में कि हर्बर्ट की पाठ्य योजना किस प्रकार की थी। तो हर्बर्ट की पाठ्य योजना जो है उसको सबसे प्राचीनतम पाठ्य योजनाओं में गिना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हर्बर्ट ने ही अपनी पाठ्य योजना दी थी। इस पाठ्य योजना के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो हर्बर्ट की पाठ्य योजना है और इसे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने दी थी, क्योंकि उनका ही नाम आ ही रहा है। प्रोफेसर हर्बर्ट की अधिगम के संबंध में यह धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। जब से बच्चे का जन्म होता है, परिवार में वो चीजें देखता है, सीखता रहता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है, जब वो विद्यालय जाता है, समाज में जाता है, तो जितनी भी चीजें उसको मिलती हैं वो सब सारा ज्ञान जो है वो अपने अंदर समाहित करता रहता है। जो भी उसको ज्ञान मिल रहा है वो अपने अंदर स्टोर करता रहता है। तो अगर नवीन ज्ञान, जो उसको कोई नया ज्ञान स्कूल में दिया जा रहा है या कहीं भी दिया जा रहा है, तो अगर उसको छोटे छोटे सोपानों में बांटा जाए और उसका जो पूर्व संचित ज्ञान है उससे संबंधित कर दिया जाए, तो छात्र जो है वो नवीन ज्ञान को शीघ्रता व सुगमता से ग्रहण कर लेंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे बच्चे। ये हर्बर्ट की पाठ्य योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हर्बर्ट ने अपनी इस योजना में स्मृति स्तर पर, जैसा कि आपको पता होगा 3 स्तर होते हैं। पहला स्मृति स्तर होता है, फिर ये पहला है, उसके बाद दूसरा होता है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर में क्या होता है कि बच्चा चीजों को समझना शुरू करता है। तीसरा होता है अमूर्त स्तर। अमूर्त स्तर में क्या होता है, बच्चा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग शुरू करता है। पहले स्तर में स्मृति यानी चीजों को सिर्फ याद रखने की कोशिश करता है बच्चा। दूसरे स्तर में जब पहुंचता है, यानी कि ये आपके लगभग बाल्यावस्था के आसपास होगी, तो बोध स्तर यानी चीजों को समझने की कोशिश करता है, उसको ग्रहण करने की चीजें कोशिश करता है, जो मूर्त रूप की चीजें होती हैं उसको समझता है। फिर अमूर्त चिंतन में क्या होता है या अमूर्त स्तर में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चा जो है वो कल्पना करना शुरू करता है, अपने माइंड में जो है चीजों को सोचना शुरू करता है, कल्पना करता है, तर्क करता है। इस तरीके की चीजें जो है वो अमूर्त स्तर में जाकर के सीखता है। तो हार्वर्ड की जो पाठ्य योजना है वो स्मृति स्तर पर सबसे ज्यादा फोकस करती है। सबसे ज्यादा सीखने को अधिक प्रभावशाली हार्वर्ड ने स्मृति स्तर को माना है, याद करने की जो लेवल है उसको माना है। यह पाठ्य योजना विषय वस्तु केंद्रित है। इसमें पाठ को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उस पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि
जो भी टॉपिक रहेगा उसको किस प्रकार से स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए कि बच्चा जो है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रैस्प कर ले, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है वो इकट्ठा कर ले। कुछ इस प्रकार जो है विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाना चाहिए छात्रों के समक्ष। इस बात पर हर्बर्ट ने बहुत अधिक बल दिया है अपनी पाठ्य योजना में। उसके बाद आवश्यकता क्या है, रुचि मूल्य, ये सबको ज्यादा स्थान इन्होंने नहीं दिया है। हार्वर्ड ने कक्षा शिक्षण के लिए सर्वप्रथम नियमों का प्रतिपादन किया, यानी सबसे पहले कक्षा शिक्षण में लेसन प्लानिंग को सबसे पहले किसने बताया है, तो हार्वर्ड ने जो है अपनी पाठ्य योजना में सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में बताया है। अब हार्वर्ड की जो पाठ्य योजना है उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है स्पष्टता, यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी उसके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वो स्पष्ट हो। फिर जो उसको ज्ञान दिया जा रहा है, जो नवीन ज्ञान दिया जा रहा है, उसको पूर्व ज्ञान से बच्चे के संबंधित करके दिया जाए। तीसरा है व्यवस्था, यानी कि बालक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों को, नवीन ज्ञान को व्यवस्थित रूप देना, यानी कि ये नहीं कि कोई चीज आगे कोई चीज पीछे दी जा रही है। जैसे बच्चे को संज्ञा पढ़ाना है तो पहले हम कुछ उदाहरण के थ्रू उसका पूर्व ज्ञान लेंगे, फिर पूर्व ज्ञान के बाद हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, फिर हम बताएंगे परिभाषा, फिर हम उसके प्रकार बताएंगे। तो इस तरीके से एक सिस्टम में काम चल रहा है, एक व्यवस्था में काम चल रहा है, तो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। उसके बाद विधि, यानी कि कौन से मेथड से यूज करके कैसे बच्चे को शिक्षा दी जाए, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम बात करेंगे हार्वर्ड की जो पाठ्य योजना थी उसके स्ट्रक्चर की। तो हार्वर्ड की जो पाठ्य योजना है उसे उनके शिष्य ने कुछ स्पष्ट करते हुए दोबारा बताया था। तो जो पहला लेवल था उसमें उन्होंने बताया था, इसको दो भागों में बांटा था, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। उसके बाद हार्वर्ड के एक अन्य शिष्य राइन आए जिन्होंने इसका एक उपकथन और जोड़ दिया, और वह उपकथन था उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप जो हैं वो हार्वर्ड ने अपनी पाठ्य योजना में बताए थे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था प्रस्तावना, और इसके साथ में दूसरा भाग जोड़ दिया उद्देश्य कथन। उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी टॉपिक होगा, जो भी पाठ्य योजना होगी उसकी प्रस्तावना पहले बताई जाएगी और उसके बाद उसका उद्देश्य कथन बताया जाएगा, और ये दोनों एक ही पाठ है, इसके दो भाग हैं। फिर दूसरे स्टेप पर प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करना, वो आएगा प्रस्तुतिकरण के अंदर। उसके बाद तुलना की जाएगी, उसके नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में तुलना की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है। और उसके बाद आएगा सामान्यीकरण, यानी बच्चे क्वेश्चंस पूछकर या टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल्स पूछेगा, लाइफ से रिलेट करके उसका सामान्यीकरण कराया जाएगा, और अंत में उसका प्रयोग कराया जाएगा जो भी टॉपिक होगा। इससे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है। अगर ये लेसन प्लानिंग टीचर्स फॉलो करेंगे तो उनका जो है पढ़ाना सक्सेसफुल होगा। यह हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली कहती है। तो इसके जो 5 पद हैं उसके पहले लेटर्स के थ्रू हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो प्र तु सा प्र, तो पहला, दूसरा और आखिरी प्रा से शुरू, प्रा पर खत्म है, और दूसरा भी प्रा है। आपको याद क्या करना है, तू और सा। तो यहाँ पहले प्रा से मतलब है प्रस्तावना, और आप इसी में जोड़िए उद्देश्य कथन। दूसरे प्रा का मतलब है प्रस्तुतिकरण, तू का मतलब है तुलना, और सा का मतलब है सामान्यीकरण, और लास्ट वाले प्रा का मतलब है प्रयोग। तो इस तरह से प्र तु सा प्र ऐसे करके आप याद कर सकते हैं हार्वर्ड की पंच प्रणाली की स्टेप्स। अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो प्रस्तावना में क्या है कि पाठ को पढ़ाने के लिए छात्र को मानसिक रूप से तैयार करना, यानी भूमिका बनाई जाए। जो अध्यापक होगा वो कुछ प्रश्न पूछ करके बच्चों के समक्ष उनके उत्तर निकलवाएगा, और फिर इससे जो है बच्चों के सामने रखेगा कि क्या टॉपिक उनको पढ़ाया जाना है। फिर जब बच्चों को प्रसंग का ज्ञान हो जाएगा तो छात्र के पूर्व ज्ञान को टीचर जो है वो चेक करेगा, और फिर उसको नवीन ज्ञान से संबंधित करने का प्रयास करेगा। और ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होगी, तो प्रस्तावना के अंदर होगी। फिर पाठ की सफलता जो है वो अच्छी प्रस्तावना पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर टीचर ने अच्छे से बच्चे के सामने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है तो बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है तब तो वो अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट नहीं आया तो पाठ जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए एक अच्छी प्रस्तावना जो है उसके ऊपर पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं
प्रस्तुतिकरण की। तो वहां पर प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन कि आज हम बच्चे आपको ये पढ़ाएंगे, इस तरीके से उद्देश्य कथन कह करके फिर आएंगे सेकंड स्टेप पर, जिसका नाम है प्रस्तुतिकरण। तो पाठ को कुछ खंडों में विभाजित करके छोटे छोटे चरणों में बांट करके बच्चों के समक्ष जो है पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करना है, और जिससे समग्र पाठ्य सामग्री जो है उनकी समझ में आ जाए। अगर दो तीन खंडों में बांट देंगे तो अच्छे से बच्चा जो है वो समझ जाएगा, और इस प्रकार से पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा किया गया आदर्श वाचन, छात्रों का अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण एवं केंद्रीय बोध के प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी टीचर क्या करेंगे, आदर्श वाचन यानी जो है रीडिंग करेंगे अच्छे से, और बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। उसके अलावा जो काठिन्य निवारण है, जो भी कठिनाइयां हैं, शब्द हैं, उनका मीनिंग बताएंगे, अर्थ बताएंगे, जो भी लाइंस होंगी। और केंद्रीय बोध यानी पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है, उस टॉपिक से क्या निकल कर आ रहा है, सेंट्रल आइडिया जो है, वो सारी चीजें टीचर जो है बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिर थर्ड स्टेप आती है तुलना। प्र हो चुकी है, प्र से प्रस्तावना और प्र से प्रस्तुतिकरण आपका खत्म हो गया। अब आते हैं तुलना पर। तो छात्रों का जो पूर्व ज्ञान था, जो उनका संचित पूर्व ज्ञान है, और वर्तमान ज्ञान जो उनको दिया गया है, उसमें तुलना की जाएगी कि बच्चों की ज्ञान का स्थानांतरण हुआ है या नहीं, बच्चों ने कितना नॉलेज गेन किया है। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निवारण, व्याख्या, शंका, समाधान आदि की अपेक्षा छात्रों को शिक्षक से रहती है। योग्य शिक्षक उपयुक्त उदाहरणों, दृष्टांतों से विषय को सरल सुबोध बनाकर प्रस्तुत करता है। यानी कि लैंग्वेज टीचिंग की जब बात आती है तो उसमें जो व्याख्या है, जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आएंगी, वो क्लियरिफिकेशन टीचर बच्चों को देगा। ऐसा जो है एक योग्य शिक्षक करता है। और जो योग्य शिक्षक होता है वो बच्चों को विभिन्न उदाहरण देकर, दृष्टांत के माध्यम से जो भी पाठ्य सामग्री है उसको सरल, सुबोध और सुग्राह्य बनाएगा, जिससे अच्छे से अच्छे जो तरीके से बच्चा जो है नॉलेज को गेन कर ले। उसके बाद स थी, तो तू के बाद सा यानी सामान्यीकरण। अब हम बात करेंगे सामान्यीकरण के बारे में, यानी जो बच्चों का संचित ज्ञान है, सामान्यीकरण के लिए क्या करेंगे कि बार बार पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है उससे रिलेटेड प्रश्न टीचर बच्चों से पूछेगा, और जो कविता वगैरह के शिक्षण में जो भी भाव होगा कविता का, वो पूछेगा, जिससे सामान्यीकरण की प्रोसेस होगी। और पूर्व संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ से तुलना कर विद्यार्थी सर्व सामान्य सिद्धांतों का पता लगाते हैं। यानी कि जो उनका ज्ञान था उससे रिलेट करके बच्चे जो है सिद्धांतों का पता लगाते हैं सामान्यीकरण में। व्याकरण के पाठों में सामान्यीकरण विशेष लाभदायी होता है। लास्ट स्टेप है प्रयोग, यानी जो भी बच्चे ने ज्ञान सीखा है उसका प्रयोग कैसे करें। तो सीखे हुए नवीन ज्ञान से निर्मित सामान्य नियम बनाकर विद्यार्थियों से उनका प्रयोग भी कराया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा था कि बच्चों को संज्ञा पढ़ानी है, मान लीजिए तो बच्चे को सब कुछ बता दिया गया कि नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, समूह हो, तो उन सबको संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे जो है प्रश्न पूछेंगे, उन्हें गृह कार्य दिया जाएगा, लिखित रूप में दिया जाएगा, उदाहरण पूछे जाएंगे। इस तरीके से बच्चों से प्रयोग करवा करके, जैसे प्रयोग कैसे कि क्लासरूम में आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये जो मेज रखी है क्या ये संज्ञा है, क्या आपके बगल में जो आपका मित्र है वो संज्ञा में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ कर जो है बच्चे को प्रयोग कराकर सिखाया जाता है, और अंत में इसी में मूल्यांकन भी शामिल होता है, इसी सोपान में, जिससे बच्चे का जो है नॉलेज चेक किया जाता है कि उसको कितना आ गया है, टीचर ने जो भी पढ़ाया उसे कितना आया है। हर गतिविधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इससे शिक्षण में ये शिक्षण को क्रमबद्ध बनाती है। यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि बच्चे के बारे में सोच समझ करके इन स्टेप्स को दिया गया है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। और ये केवीएस जो आजकल चल रहे हैं, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इसके अलावा सीटेट, टेट, इन सबके लिए, एजुकेशन के लिए, बीटीसी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर जीएस की पोस्ट मिल जाएगी, कंप्यूटर की पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसी पोस्ट और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ें। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। थैंक यू।